बुज़ुर्ग सहाफ़ी कॉलम नवीस जनाब मुसन्नफ़ अब्दुल जब्बार मिर्ज़ा साहब से गुजारिश करूँगा कि वह आएँ और अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएँ। जनाब अब्दुल जब्बार मिर्ज़ा साहब। जो आखिरी में लोग आते हैं कम से कम बात नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम औज़ु बिल्लाहि ताला रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब आशमी साहब, सराबी साहब, भट्ट साहब, जवाद रज़ा साहब, मेरे मोहतरम साथियों, मैं जब भी कोई बात करता हूँ, कुछ संजीदा महफ़िल हो तो मैं अपने अल्फाज लिख लिया करता हूँ कि ज़ुबानी बातें हवा में तहरीर हो जाती हैं या रिकॉर्ड पे आ जाती हैं। सिर्फ 2 सफ़े हैं, खुशखती में और खुले खुले लिखे हुए हैं। मेरे इन 2 सफ़ों का उन्वान है मुहावरा उलट गया। जनाब सऊद साहिर सैयद थे, मेरे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद से थे। हर चीज़ अपनी असल को लौटती है। जनाब सऊद साहिब भी ज़िंदगी के आखिरी 5 साले में नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ पलट आए थे। फिर जब उन्होंने रद्द कादियानियत पर कलम उठाया तो मुझे अच्छे लगे। इससे पहले मैं उनका एहतराम उनके बड़े भाई जनाब सर्व सहारनपुरी की वजह से करता था। ब्रिगेडियर शमसल हक काजी अक्सर अपने घर रात के खाने पर दोस्तों को मदऊ किया करते, जिनमें कर्नल डॉक्टर हामिद याकूब हाशमी और सर्व सहारनपुरी भी होते। मेरा बुलावा भी आ जाया करता। तो उन महफिल में सर्व सहारनपुरी साहब से बहुत कुछ इल्म में इजाफ़ा करने को मिल जाता। फिर यह कि सर्व सहारनपुरी मौलाना मौदूदी अलैहि रहमत की तफसीर तफ़हीमुल कुरान 10 रुपये माहाना किस्त पर दिया करते थे। ये ग़ालिबन 1976 की बातें हैं, जब उनका मतलब रावलपिंडी CCMA ऑफिस के सामने हुआ करता था। खैर, रावलपिंडी यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का मेंबर होने और जनाब नवाज रज़ा का हम ख्याल और हम मकतब होने के बावजूद मैं जनाब सऊद साहिर से कभी भी घुला मिला नहीं। मैं उनको एक अच्छा रिपोर्टर मानता था। उनकी तोलाई कैंप की तहकीकाती सहाफ़त मेरी नज़र में थी। हमारी नज़रियाती हमांगी भी थी। हालांकि वो एरारी खानवादे में पले थे। हम रावलपिंडी प्रेस क्लब की नई बिल्डिंग की आबादकारी के लिए पेश रहे, मगर मैं जनाब सऊद साहिर से कभी मुतासर न हुआ। लेकिन कादियानियों को अक़लियत करार देने की 40वीं सालगिरह पर 7 सितंबर 2014 को जब हफ्ते रोज़ा तकबीर में तहरीक ख़त्म नबूवत आगाज़ से कामयाबी तक पहली किस्त छपी तो मैंने जनाब सऊद साहिर को अपना मुर्शद मान लिया। फ़ोन किया, मुबारकबाद दी और कहा कि आज आप मुझे बहुत अच्छे लगे। फिर जब 2-3 किस्तें छप गईं तो मैंने कराची रीगल फुटपाथ पर पुरानी किताबों के एक कारोबारी जनाब इलियास साहब से रब्ता किया, जिनका उर्दू बाज़ार कराची में तवक्कुल अकेडमी के नाम से भी दुकान थी। मगर कल शाम इलियास ने मुझे बताया कि उर्दू बाज़ार ही में वो बुक मॉल में शिफ्ट हो गए हैं। खैर, मैंने उन दिनों इलियास साहब से कहा कि सऊद साहिर साहब की तकबीर में जो सिलसिलावार किस्तें जारी हैं, रफ़ीक अफ़गान साहब से भी कहा तो इसे किताबी सूरत में दे दें, और हाँ, रॉयल्टी में उन्हें 100 किताबें भी दें। उस अल्लाह के वली ने ऐसा ही किया और सऊद साहिब अपनी बख्शिश का सामान कर गए। सैयद मोहम्मद कफ़ील शाह बुखारी साहब से कह के तकरीर भी लिखवा दी। 20वीं सदी के आखिरी 5 साले में रावलपिंडी इस्लामाबाद में बाद सहाफ़ती जोड़ियाँ मकबूल हुआ करती थी, जिनमें जबाल मिर्ज़ा, यूनुस खलिश, डॉक्टर ज़ाहिद चुगताई, अज़हर सोहेल, नुसरत जावेद, मुश्ताक मिन्हास और नवाज रज़ा सऊद साहिर। फिर जब यूनुस खलिश, अज़हर सोहेल और सऊद साहिर का विसाल हुआ तो यह जोड़ियाँ टूट गई। रावलपिंडी प्रेस क्लब की तामीर और तज़ीम में जनाब नवाज रज़ा और मोहतरम सऊद साहिर का मिसाली किरदार रहा। एक दिन सऊद साहिर ने मुझे कहा कि यार मिर्ज़ा साहब, जनरल फजल हक को मीट द प्रेस में लाओ। हम उन दिनों कोशिश किया करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा मकबूलियत हो और प्रेस क्लब डिस्कस हो। शामिल नूरानी साहब को बुलाया, बाकी दोस्तों को बुलाया। खैर, मैंने सऊद साहिर से कोई बात सुनी अनसुनी कर दी।
नवाज रज़ा ने जब मुझे कहा कि शेख रशीद भी कोशिश कर चुके हैं, जनरल फजल हक आने को तैयार नहीं, तो आपके दोस्त हैं, आप उनसे कहें। मैंने फ़ोन किया तो फजल हक ने कहा कल आ जाऊँ। मैंने कहा नहीं, 2 दिन के बाद आएँ। नवाज रज़ा उन दिनों ख्वाहिश हुआ करती थी कि झंडे वाली गाड़ी आए। हमने झंडे वाली गाड़ियाँ लाई। फिर रेलवे मिनिस्टर को बुलाया, वो 70-75% डिस्काउंट दे गए। कुछ और लोगों को बुलाया, कोई कुर्सियाँ दे गया, कोई टीवी दे गया, कोई क्या दे गया। वो प्रेस क्लब आबाद हो गया। और अजब बात थी, वो एक पिंड था। जब पिंड आबाद हुआ उसके बाद वहाँ चक्के आ गए, मुहावरा उलट गया। बहुत शुक्रिया जवाहर मिर्ज़ा साहब। अब मैं दावत दूंगा जनाब अफजल भट्ट साहब को, साबक सदर नेशनल प्रेस क्लब, साबक सदर PFUJ और हमारे सीनियर बुज़ुर्ग, ये भी बुज़ुर्ग हो गए हैं, ये बुज़ुर्ग साफ़ी जनाब अफजल भट्ट साहब। शुरू रवा आपकी ये बात। शुरू रवा। बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं माफ़ी चाहता हूँ कि एक मेरे बुज़ुर्ग का प्रोग्राम था और मैं लेट आया, लेकिन मैंने कल हाजी साहब को पेश की बता दिया था कि जब हाजी साहब की मुझे कॉल आई कि सऊद साहब का ताज़ीती रेफरेंस है, तो मैं उस वक्त ताज़ा कश्मीर जा रहा था। तो मैंने कहा कि मैं तो कश्मीर जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा भाई आपने आना ज़रूर है। मैंने कहा मैं फिर लेट पहुँचूँगा, लेकिन मैं इंशाल्लाह पहुँच जाऊँगा। तो बहरहाल स्टेज पर बैठे हुए ज़माए मिल्लत, हाल में बैठे हुए दोस्तों, सऊद साहिर साहब के हवाले से बहुत सी बातें हुई होंगी। मैं कोशिश करूँगा कि रिपीट ना हो कोई बात, क्योंकि आम तौर पे हम देखते हैं कि कोई भी ऐसा जर्नलिस्ट जिसके लिए वज़ीर आज़म हाउस के दरवाज़े खुले हों, जिसके लिए ईवान सदर के दरवाज़े खुले हों, जिसके लिए तमाम वज़रा और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के कायदीन के दरवाज़े 24 घंटे खुले हों, ऐसा जर्नलिस्ट बड़ी आसानी के साथ अपनी कम्युनिटी से कट जाता है। उसका ओढ़ना बिछोना तब्दील हो जाता है, उसका उठना बैठना तब्दील हो जाता है, उसके सोचने और मिलने का अंदाज तब्दील हो जाता है। लेकिन मैंने सऊद साहिर साहब को 3 दहाइयों में देखा। 90 से लेकर 90 में हम इस शहर में आए, उस वक़्त सहाफ़त के आसमान पर उनका तूती बोलता था। उस वक़्त से लेकर इस दुनिया के से जाने तक जर्नलिज्म के साथ उन्हें इश्क था ही, जिस तरह अभी जब्बार मिर्ज़ा साहब बात कर रहे थे। लेकिन कम्युनिटी और प्रेस क्लब के साथ इतनी वाबस्तगी मैंने कभी किसी सीनियर जर्नलिस्ट की नहीं देखी कि इस नेशनल प्रेस क्लब को बने तकरीबन 12-13 साल हो गए हैं। इसको जितनी रौनक सऊद साहिर साहब ने बख्शी, मैं दावे से कहता हूं कि किसी सीनियर जर्नलिस्ट ने ना उतना टाइम दिया। गो के सऊद साहिर साहब सियासी तौर पर हमारे मुखालिफ भी रहे और बहुत अरसा हमें उनकी सरपरस्ती भी हासिल रही। तो बहुत से लोग शायद ये समझते हों कि उन्होंने सिर्फ पिंडी प्रेस क्लब के हवाले से उनका किरदार था। इस नेशनल प्रेस क्लब जिस हाल में आप बैठे हैं, इसकी तामीर से लेकर और इसकी तकरीबात से लेकर, अगर कोई सीनियर जर्नलिस्ट 24 घंटे अवेलेबल रहता था कि शाह साहब प्रॉब्लम है, बात करनी है, बच्चे सुबह आ जाऊंगा, और हमसे पहले यहाँ मौजूद होते थे। और मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने उनकी सोबत में 4 दिन गुजारे हैं,
उनके पास जो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है, क्योंकि किसी भी जर्नलिस्ट की सबसे बड़ी ताकत बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन ही होती है हालात के हवाले से। और मेरा ख्याल है कि जिस जर्नलिस्ट ने 4 दिन सऊद साहर साहब से गुजारे हैं, उनके साथ आप आधा घंटा बैठते थे तो 2-3 तारीखी हवाले लेकर उठते थे। आज शाह साहब नहीं हैं, लेकिन उनके प्यार मोहब्बत की यादें यहाँ मौजूद हैं। मुझे यकीन है कि जब तक ये प्रेस क्लब रहेगा, ये इदारे रहेंगे, शाह साहब का नाम जिंदा रहेगा। थैंक यू सो मच साहब, राजा जाकर साहब, हमारे सेक्रेटरी जनरल अकरम आबद कुरैशी साहब, मलक उस्मान, इरफान मलक, इन अहबाब ने भी खिताब करना था, अपना वक्त नवाज आज़ाद साहब को दे दिया है। आबद मलक साहब हमारे सीनियर कॉलम नवीस हैं, वो भी तशरीफ़, आपका भी शुक्रिया जनाब। अब मैं दावत दूंगा अली शेर को। अली शेर साहब हमारे सीनियर साथी हैं, आप तशरीफ़ लाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने एक का नाम टाइम चूँकि कम है, सब को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। और सीनियर्स की मौजूदगी में मैं बोलूँ, मुझे सच्ची बात है कि अजीब लग रहा है यहाँ खड़े होकर भी, लेकिन चूँकि सऊद साहब से, जो शाह साहब से हमारा तल्लक था, ख़ास तौर पर पार्लियामेंट की बात करता हूँ, कि वो जुम्मे की नमाज़ जो थे वो अक्सर औक़ात पार्लियामेंट पढ़ते थे, आगे पीछे जितना भी आ सकते थे वो अपनी जगह, लेकिन जुम्मे की नमाज़ जो है वो अक्सर पार्लियामेंट में सब भी आते थे। तो हम वहाँ पे मौलाना जो इमाम साहब थे उनके कमरे में जुम्मे के बाद बैठ जाते और बहुत कुछ उनके से सीखने का मौका मिलता। एक आध चीज़ बता के तो बस 1 मिनट में वाइंड अप करता हूँ। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला से को जब ज़िम्मेदारी मिली, तो उनसे जब पूछा गया, जो उनके फॉलोअर्स थे उन्होंने जब उस वक्त सहाबा कराम से जब पूछा कि मुझे अगर मैं गलत फ़ैसले करूँगा तो क्या करोगे, तो उन्होंने कहा कि हम आपको सीधा करेंगे, हम आपका एहतसाब करेंगे। साफ़ी का काम जो था, जो है, जो होना चाहिए वो एहतसाब का होना चाहिए, और जो भी इक़्तिदार में हो, जो भी इख्तियार में हो, उसको साफ़ी से ये खौफ होना चाहिए कि ये खरी और सीधी बात कर देगा। मैं बात कर रहा था, एक जस्ट वाक़या बयान करता हूँ और बस टाइम शार्ट है, ज़ाहिर है बहुत से साथियों ने बात करनी है और नमाज का भी टाइम है। वो ये हुआ कि JTI का एक प्रोग्राम था कराची कंपनी में, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब जो थे वो मेहमान थे, और ज़ाहिर है उनकी तलबा तंजीम के बहुत से लोग बैठे हुए थे, मैं भी शाह साहब के साथ इधर बैठा हुआ था।
तो शाह साहब कहते हैं, उनके लोग भी बहुत से सुन रहे थे, जर्नलिस्ट भी बैठे थे, तो कहते हैं हैदरी साहब ये बताएं कि ये तला महमूद कब से JUI में आया है। हैदरी साहब इधर उधर की थोड़ा सा बचपचो कर रहे थे कि ताकि उनके फॉलोअर ना सुने कि ये क्या कह रहे हैं। शाह साहब ने दोबारा वही रिपीट किया। जब दोबारा रिपीट किया तो उसके बाद हैदरी साहब कहते हैं नहीं वो तो JUI में नहीं है, उनके वालिद जो थे वो बड़े मुतक़िद हैं दारुल उलूम देवबंद के और मदनी साहब के और फलां और इस तरह करके ना उन्होंने एक जस्टिफिकेशन पेश की। तो शाह साहब कहते हैं हैदरी जो मेरा दारुल उलूम से ताल्लुक़ है वो आपको और आपके बड़ों को पता नहीं है, मेरे से ज़्यादा तला का ताल्लुक़ है, मुझे तो आपने टिकट नहीं दिया, उसके पास माल है इसलिए दे दिया। हैदरी साहब इधर उधर मुंह छुपा रहे थे और जब वहाँ से उठे तो मैंने पूछा, मैंने कहा शाह जी आपने सबके सामने उन्हें रगड़ दिया है। तो शाह साहब कहते हैं बच्चे साफ़ी का ये काम होता है कि वो लोगों के मुफाद में, लोगों के जहनों में जो हक़ाइक़ हों वो उन तक पहुँचाए, किसी भी तरीके से पहुँचाए। मेरे सवाल का मकसद यही था कि इन लोगों को पता होना चाहिए कि उनकी तंजीम, उनकी जमात, उनके नज़रियात, उनके असलाफ के साथ क्या हो रहा है। मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा किया और आप लोगों को ये काम करना चाहिए। तो सिर्फ इसी बात के साथ कि हमें इस बात को आगे लेके चलना चाहिए और ज़ाहिर शाह साहब से सब ने सीखा है, हम सब, जिस तरह अबद अब्बासी साहब ने कहा, हम सब के शाह साहब। बहुत शुक्रिया। शाह साहब से मोहब्बत का तकाजा ये है कि हमारे यूनियन के सेक्रेटरी, इनके यहाँ 2 अमवात हुई हैं, इनके यहाँ मेहमान भी आ रहे हैं मगर इसके बावजूद वहाँ तशरीफ़ लाएँ। मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और इनकी भी रफ़ाकत रही है शाह साहब के साथ। तो मुख्तसरन अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएं। अकरम आबद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो शाह साहब को खराज अकीदत। वो और ही होंगे कम हिम्मत जो जुल्म सितम सह न सके, शमशीर व सना के धारों पर रुदात सदाकत कह न सके। ये चश्मे फलक ने देखा है ताकत में जो हमसे बढ़ करते, तौहीद का तूफ़ान जब उठा वह मद्दे मुकाबिल रह न सके। एक जज्बा हसूल मकसद ने यूँ हिर्स व हवस से पाक किया, हम जुल्म के आगे झुक न सके और वक्त की रो में बह न सके। 1-2 अमानतें थीं मेरे पास जो मैं मुख्तसर वक्त में पहुँचाना चाहता हूँ। जिस तरह फ़ारूक फैसल साहब ने एक साबका साथी को खराज अकीदत पेश करने के लिए एक अहम इंकशाफ किया था सुहेल अब्दुल नासिर के प्रोग्राम में कि जनरल ज़ियाउल हक को जब मार्शल था और यूनियन पर पाबंदी लगी थी, किसने सबूताज किया था पेशावर का जलसा, उसके उन्होंने रिकॉर्ड पर लाए थे। मैं भी शाह साहब के हवाले से एक अहम जिसने ये शख्सियत ने ये मुझे बात बताई है, मेरा तो बहुत बड़ा मर्तबा बढ़ गया शाह साहब के लिए। मैं यहाँ रखना चाहता था, उन्होंने कहा ये ज़रूर बता दें, अगर आप चाहें तो मेरा नाम भी बता दें। उन्होंने ये बताया कि सऊद सार साहब को आपको पता है कि घुट्टी किसने पिलाई थी, शायद उनके बच्चों को शायद मालूम हो, ये मुझे पता नहीं। और मैंने कहा नहीं। उसने कहा जाके आज बता दे कि उन्हें घुट्टी जो है मौलाना हुसैन अहमद मदनी साहब ने पिलाई थी। मेरे लिए बड़ा इंकशाफ था और भी रुतबा बढ़ गया शाह साहब के लिए। दूसरी बात उन्होंने ये बताई कि उन्होंने कायदा कहाँ से आगाज़ किया था। उन्होंने बताया कि सऊद सार साहब ने जो नूरानी कायदा जो हम पढ़ते हैं वो दारुल उलूम देवबंद से उसका आगाज़ किया था और वहाँ वो पढ़ते थे। और उन्होंने बड़े सग़ीर पाक हिंद के जय्यद उलमाए कराम के साथ वक्त गुजारा था। बस ये अमानती थी जो मैं आपके सुपुर्द करना चाहता था। शुक्रिया।